गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको शुक्राणु की संरचना पर आपसे बात की थी। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और आपको बताया कि शुक्राणु की जो संरचना होती है वो मुख्यतः एक प्रारूपिक शुक्राणु की संरचना जो होती है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें हमने आपसे बात की थी। नंबर 1 शीर्ष भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पूंछ। शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है वो मैंने आपको बताया था एक्रोसोम और केंद्रक से मिलकर के बना होता है। एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु के अग्रभाग पर पाया जाता है या शीर्ष के अग्रभाग पर पाया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में पाया जाता है। शुक्राणु के शीर्ष से एंटी फर्टिलाइजिंग नामक एंजाइम का स्रावण होता है। ठीक है, और आपको बताया शुक्राणु के आंतरिक भाग से हाई एलुरोनिडेज नामक एंजाइम का स्रावण होता है। ठीक है, हाई एलुरोनिडेज या कैटेफिन नामक एंजाइम का स्रावण होता है। ये स्पर्म लाइसिन प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये एक प्रकार के अम्लीय प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो अंडाणु की भित्ति को गलाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की कि एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य में, ठीक है, देखिए ये शुक्राणु होता है और शुक्राणु का ये क्या होता है, ये शुक्राणु होता है, ये शुक्राणु का अग्रभाग होता है एक्रोसोम और इसके नीचे क्या होता है, केंद्रक होता है। एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य में एक खाली जगह होती है जिसे परफोर्टियम कहा जाता है। केंद्रक के अंदर, केंद्रक पर आपसे चर्चा की, केंद्रक जो होता है उसमें अयुग्मित गुणसूत्र और प्रोटोएमिन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसके नीचे क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। ठीक है, और खांच के नीचे एक समीपस्थ तारक काय पाया जाता है, दूसरा दूरस्थ तारक काय पाया जाता है। क्लियर बात। देखिए समीपस्थ तारक काय होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूरस्थ तारक काय यहां पर पाया जाता है। ठीक है, समीपस्थ जो तारक काय होता है, ठीक है, यह माइटोटिक तंतुओं के निर्माण में और विदलन की क्रिया में सहायक होता है, जबकि दूरस्थ तारक काय जो होता है वो किसके अंदर सहायक होता है, दूरस्थ तारक काय अक्षीय तंतुओं के निर्माण में सहायक है। आपको बताया कि मध्य खंड और शीर्ष के मध्य में क्या पाई जाती है, ग्रीवा पाई जाती है, जहां पर ये दोनों तारक काय व्यवस्थित होते हैं। मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं, फीते के समान संरचना के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो शुक्राणु यानी कि जो श्वसन एंजाइम और ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण की क्रिया में सहायक होते हैं। देखिए यहाँ पर शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया फीते के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है निम्बेन कण। और दूसरा पॉइंट आपको बताया है कि शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उसके परिधीय भाग पर कोशिका द्रव जो होता है वो एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है मैंचेट। उसके बाद मैंने बताया कि मध्य खंड के पश्चिम भाग पर एक वलय के आकार की संरचना पाई जाती है। इस वलय के आकार की संरचना को जैनसन वलय, एनुलस वलय या तारक वलय कहा जाता है। देखिए ये क्या काम करती है जैनसन वलय, कि मध्य खंड में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रियाओं को पूंछ में जाने से रोकने का क्या करती है, कार्य करती है। किसमें जाने से का कार्य करती है, पूंछ में जाने से रोकने का कार्य करती है। ये अक्षीय तंतुओं के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, देखिए पूंछ का अंतिम सिरा नुकीला होता है और इसमें अक्षीय तंतु जो होते हैं वो कसाविका के समान 9+2 व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि शुक्राणु के अंदर कोई संचित भोज्य पदार्थ नहीं पाया जाता है, न ही उनके अंदर अंतःप्रदर्वी जालिका उनके अंदर क्या है, पाई जाती है। ठीक है, न ही उनके अंदर क्या है, आरएनए पाए जाते हैं। इन सभी चीजों का वहां पर अभाव होता है। नर जब मादा से संयोग करता है तो नर मादा की योनि के अंदर लगभग 200 से लेकर के 300 बिलियन शुक्राणुओं को मादा की योनि में क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, देखिए अब हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है अंडजनन। ठीक है, लेसन नंबर 31। ठीक है,
पार्ट का नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसको कहा जाता है युग्मक जनन। और आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूं। जो आज का हमारा मेनली टॉपिक है जिस पर हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, और वो है हमारा oogenesis। oogenesis, ठीक है। देखिए oogenesis क्या है या अंड जनन क्या है, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? अंड जनन पर बात कर रहे हैं। ऊ का अर्थ होता है एग, एग का अर्थ होता है अंडा, जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का अर्थ क्या होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का अर्थ होता है निर्माण होना। अर्थात अंडे के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडे के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि अंडे का निर्माण किस युग्मक, किस में होता है, किस जनक में होता है? तो मादा जनक में होता है, ठीक है। मादा जनक के अंदर क्या पाए जाते हैं? आद्य कोशिकाएं पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है आद्य कोशिका? अंडाशय में पाई जाती है, ठीक है। और अंडाशय में आद्य कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? अंडे का या मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। अंडजनन की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन हमारे पास क्या निकल के आई यहां पर? क्या देखिए कि मादा युग्मक, मादा जनन या मादा जननांग की आद्य कोशिकाओं से, मादा जननांग की आद्य कोशिकाओं से अंडे के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। मादा जननांग की आद्य कोशिकाओं से अंडे के निर्माण या मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहा जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ oogenesis। तो अंडजनन की परिभाषा क्लियरली आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि मादा जननांग की आद्य कोशिकाओं से अंडा या मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को ही अंडजनन कहा जाता है। देखिए आद्य जनन कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? जब अंडजनन की क्रिया मादाओं के अंदर प्रारंभ होती है तो अंडजनन की क्रिया के दौरान ही मादाओं के अंडाशय में जनन उपकला कोशिका होती है, ठीक है। और जनन, मादा जनन उपकला कोशिकाओं से कुछ कोशिकाएं पृथक हो जाती है। मादा जनन उपकला कोशिकाओं से या मादाओं के अंडाशय से जनन उपकला कोशिकाएं पृथक होकर के किसका निर्माण करती है? अंडाशय कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, ठीक है। और अंडाशय कॉर्टेक्स से किसका निर्माण होता है? अंडाशय कॉर्टेक्स से आद्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। और आद्य कोशिकाएं से किसका निर्माण होता है? आद्य कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? अंडे का निर्माण होता है या मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर? देखिए अब बात करते हैं कि अंडजनन की क्रिया के प्रमुख चरणों पर हम बात करते हैं। एमिनेंट स्टेप्स ऑफ oogenesis। एमिनेंट स्टेप्स ऑफ oogenesis, अंडजनन की क्रिया के प्रमुख चरण। देखिए अंडजनन की क्रिया के प्रमुख चरणों में अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए कि अंडजनन की क्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं। नंबर 1 गुणन प्रवस्था, जिसको शुक्राणु जनन के अनुसार हम बोलेंगे मल्टीपल फेज के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रवस्था होती है जिसको वृद्धि प्रवस्था, जिसको कहा जाता है ग्रोथ फेज कहा जाता है। और तीसरी जो प्रवस्था होती है उसे कौन सी प्रवस्था कहा जाता है? परिपक्वन प्रवस्था, जिसे मैचुरेशन फेज कहा जाता है। कौन सी फेज कहा जाता है? मैचुरेशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गुणन प्रवस्था पर बात करने जा रहे हैं। देखो ये अंडाशय के अंदर आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं। आद्य जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती है। आद्य जनन कोशिका है प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स हैं। प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं पीजीसी, आद्य जनन कोशिका। आद्य जनन कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। जैसे ही इनमें गुणन प्रवस्था प्रारंभ होती है तो आपको बता दो आद्य जनन कोशिकाएं जो होते हैं वो विभेदित होती हैं। आद्य जनन कोशिकाओं के विभेदन से किसका निर्माण होता है? आद्य जनन कोशिकाओं के विभेदन से आद्य जनन मात्र कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है।
या ओगोनिया का निर्माण होता है या एग मदर सेल का निर्माण होता है। तो जिसको हमने नाम दे दिया ओगोनिया, क्योंकि ज्यादातर ये शब्द फेमस है ओगोनिया, इसलिए ओगोनिया बोल रहे हैं। या फिर इसका दूसरा नाम हम लिख रहे हैं एग मदर सेल भी इसको बोलते हैं, अंड मात्र कोशिका भी कहते हैं। और अंड मात्र कोशिका में कहें तो तीसरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, आद्य जनन मात्र कोशिका, प्राइमोर्डियल जर्मिनल मदर सेल भी इसको कहा जाता है। ये ओगोनिया की कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ओगोनिया की कोशिकाओं में निरंतर रूप से कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब आप देखिए समसूत्री विभाजन में आपको पता है कि मात्र कोशिका, ये मात्र कोशिका, ये पुत्री कोशिका, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यहां पर आप देखिए ओगोनिया की कोशिकाओं में निरंतर रूप से क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ पर अनेक ओगोनिया की कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अनेक ओगोनिया की कोशिकाओं का क्या हो गया है? यहाँ पर निर्माण हो गया है। यानी कि गुणन प्रवस्था में अनेक ओगोनिया की कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये यहां से लेकर के यहां तक की जो प्रवस्था कहलाएगी, इसे कौन सी प्रवस्था कहा जाता है? ये प्रवस्था कहलाएगी गुणन प्रवस्था। देखिए गुणन प्रवस्था में अनेक ओगोनियाओं का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। So many oogonias is formed during the multiple phase of oogenesis। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ओगोनिया जो बहुत सारी है, इनमें से एक ओगोनिया, ठीक है, अनेक ओगोनिया बन गई है, जिनमें से केवल और केवल एक ओगोनिया, क्लियर बात समझ लीजिएगा, केवल एक ओगोनिया ही अंड जनन की क्रिया में भाग लेती है और अंडे का क्या करती है? निर्माण करती है। ओनली single oogonia cell is take part in the oogenesis and form the egg or ovum। तो यहां पर केवल एक ही ओगोनिया की कोशिका क्या करती है? जनन की क्रिया में भाग लेती है। बाकी जो शेष बच रही है यहाँ पर, जैसे 1 2 3, ये 3 यहाँ पर जैसे क्या बन गई है? ओगोनिया कोशिकाएं शेष बच गई। तो ये 3 जो शेष ओगोनिया की जो कोशिकाएं होती हैं, ये पोषक कोशिकाओं में बदल जाती है, नर्स सेल में बदल जाती है, या ये पुटक कोशिकाओं में चेंज हो जाती है, फॉलिकल सेल्स के अंदर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, पुटक कोशिका या फॉलिकल सेल्स के अंदर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो शेष बची जो कोशिकाएं होती हैं ओगोनिया की, वो या तो पुटक कोशिकाओं में चेंज हो जाती है या पोषक कोशिकाओं में, जिनको हम नर्स सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनमें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक बच्ची जो ओगोनिया ये अंडजनन की क्रिया में भाग लेगी। जब ये अंडजनन की क्रिया में भाग लेती है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का यहाँ पर क्या होता है? निक्षेपण होता है, यहाँ पर जमाव होता है। जमाव होने के कारण अंड कोशिका के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अंड कोशिका देखेंगे, ओगोनिया जो कोशिका है, सॉरी, ओगोनिया की जो कोशिका होती है, ठीक है, इस ओगोनिया की कोशिका से जस्ट दुगनी कोशिका का निर्माण होता है, जो आकार और आकृति की दृष्टि से इससे कैसी होती है? दुगनी होती है। इस प्रकार बनने वाली कोशिका को कहा जाता है प्राइमरी oocyte, या उसे प्राथमिक oocyte कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक oocyte कहा जाता है। यहां पर आपने देखा कि अंडजनन की जो कोशिका होती है, ठीक है, या ओगोनिया की कोशिका होती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या हुआ है? जमाव हुआ है, निक्षेपण हुआ है, डिपोजिशन हुआ है। तो उसके आकार में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और वृद्धि होने के कारण इस प्रवस्था को हम कौन सी प्रवस्था कहते हैं? वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। कौन सी प्रवस्था कहते हैं? इसे वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रोथ फेज। इज इट क्लियर? देखिए अब बात करते हैं। यहां पर जो वृद्धि प्रवस्था होती है वो एक सबसे लंबी प्रवस्था होती है। मैंने आपको शुक्राणु जनन में बोला था कि शुक्राणु जनन में भी वृद्धि प्रवस्था क्या होती है? एक सबसे लंबी प्रवस्था होती है। इसी वृद्धि प्रवस्था के दौरान यहां पर आपको बता दूं, इस प्राथमिक oocyte के अंदर किसका निर्माण होता है? पीतकों का निर्माण होता है। पीतक, या जिसको हम इंग्लिश में योग कहते हैं, पीतक या किसका निर्माण होता है? योग का क्या होता है? निर्माण होता है। यह आपको बता दें, जो पीतक या योग होता है, पीतक या फिर कौन होता है? योग। पीतक क्या है मैं आपको बता दूं। आपने ऐसे मुर्गी का अंडा देखा होगा,
मुर्गी के अंडे के ऊपर जो बाह्य आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, वो तो बाह्य आवरण है। जब उस बाह्य आवरण को आप हटा देंगे तो उस अंडे के अंदर एक पीले रंग का द्रव पदार्थ भरा होगा, ठीक है, और उस पीले रंग के द्रव पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, पीतक कहते हैं, योग कहते हैं। ये योग क्या काम करता है, जब अंडे का निषेचन हो जाता है और माता के गर्भ में भ्रूण का परिवर्धन होता है तो उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य यही पीतक करता है, ठीक है। यानी कि पीतक जो होता है वो भ्रूण के परिवर्धन में सहायक होता है, अर्थात उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो आपको बता दूं, पीतक की उपस्थिति के आधार पर, ध्यान से सुनने का, पीतक की उपस्थिति के आधार पर वृद्धि प्रवस्था होती है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है। वृद्धि प्रवस्था कौन कौन से भागों में बटी होती है, एक का नाम है प्रोविटेलोजेनेसिस, प्रोविटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं प्रोविटेलोजेनेसिस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे पीतक जनन वृद्धि, पीतक जनन पूर्व वृद्धि प्रवस्था, पूर्व वृद्धि प्रवस्था, और दूसरी जो प्रवस्था होती है उसको कहा जाता है विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस, ठीक है, जिसको कहा जाता है पीतक जनन प्रवस्था, पीतक जनन प्रवस्था, प्रोविटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस, ठीक है। We can say in another word that the growth phase is divided in two part on the basis of योग, ठीक है। योग की उपस्थिति के आधार पर वृद्धि प्रवस्था जो होती है वो दो भागों में बटे होते हैं, प्रोविटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। प्रोविटेलोजेनेसिस की अगर बात करें तो जहां पर जो उगोनिया की कोशिका होती है, ये उगोनिया की कोशिका जो होती है वो गुणात्मक रूप में और परिमाणात्मक रूप में आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है। गुणात्मक रूप में और परिमाणात्मक रूप में जब उगोनिया की कोशिका वृद्धि करती है तो कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, नंबर एक बात। और दूसरा क्या होता है, प्रोविटेलोजेनेसिस की क्रिया के दौरान यहां पर गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और कौन से प्रकार के गुणसूत्रों का निर्माण होता है, लैंप ब्रूस प्रकार के गुणसूत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है, या सीधे शब्दों में कहें तो गुणसूत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। और आपसे पूछा है कि किस प्रकार के गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो लैंप ब्रूस, यानी कि जिनकी संरचना एज लाइक ए लैंप लाइक स्ट्रक्चर, सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम दैट इज नोन एज लैंप लाइक क्रोमोसोम, ऐसे गुणसूत्र जिनकी संरचना लैंप के आकार की होती है उसे क्या कहा जाता है, लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। देखिए विटेलोजेनेसिस अवस्था में क्या होता है कि जो कोशिका होती है, उगोनिया की कोशिका होती है, उस उगोनिया की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ग्लाइकोजन है, ये सारे पदार्थ उस उगोनिया की कोशिका में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं और वो पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, योग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं विटेलोजेनेसिस अवस्था के दौरान, ठीक है, अंडजनन की कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ग्लाइकोजन का संचय होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, योग का निर्माण होता है। दूसरी प्रवस्था प्रोविटेलोजेनेसिस प्रवस्था, इस प्रवस्था में उगोनिया की कोशिका में गुणात्मक और परिमाणात्मक रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे प्रोविटेलोजेनेसिस प्रवस्था कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम बात करते हैं कि भाई ये योग का निर्माण कहां होता है। तो अंडे देने वाले जितने भी जंतु होते हैं, अंडे देने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनमें योग का जो निर्माण होता है वो केवल और केवल लीवर में होता है, यकृत में होता है। यानी कि यकृत में अंडे देने वाले जीवों में, ठीक है, योग का निर्माण यकृत में होता है। या हम कहें कि योग का निर्माण अंडे देने वाले जंतुओं में कहां होता है, यकृत में होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक ओसाइट की जो सेल्स होती है, ध्यान से सुनेंगे, हाँ यहाँ पे ये प्राथमिक ओसाइट की जो सेल्स होती हैं, इसमें अब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम यहां पर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहां पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान यहां पर दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है।
ये दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन में, जिसमें एक कोशिका का आकार बड़ा होता है, दूसरी कोशिका का आकार छोटा होता है। जो कोशिका आकार में बड़ी होती है उसे कहा जाता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, स्पर्मेटोसाइट। ये कहलाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और हम जो यहां पर बात करने जा रहे हैं वो तीसरी प्रवस्था है, जिसका नाम है परिपक्वन अवस्था। ठीक है, तो जो कोशिका बड़ी होती है उसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होगी। और जो दूसरी कोशिका बनती है इसको कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका, जिसे पोलर सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोलर सेल्स के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं जिनका अंडा निषेचित नहीं होता, अर्थात जो माताएं किसी नर से संयोग नहीं करती है, तो उनमें क्या है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, और संयोग नहीं करने के पश्चात उनके अंदर हर माह जो मासिक धर्म होता है, एमसी होती है, उस एमसी के दौरान ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो एग होता है ये डिजोल्व हो जाता है, यानी कि अंडे का निर्माण नहीं होता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का परिपक्वन केवल तभी होता है जब अंडे का, यानी कि जब मादा जो होती है वो नर से संयोग करती है। मादा जब नर से संयोग करती है तभी यह द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होता है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी होता है, साथ में द्वितीयक अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन होने के फलस्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो ओवम में या अंडे में बदल जाता है। कब होता है ऐसा? जब निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया के दौरान ही अधिकांश जंतुओं में द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ, जिसके फलस्वरूप आपने देखा कि यहां पर एक कोशिका फिर बड़ी बनती है, दूसरी कोशिका आकार में छोटी बनती है। जो कोशिका आकार में बड़ी बनती है उसे अंडाणु कोशिका कहते हैं या एग सेल कहते हैं, एग कहा जाता है या ओवम कहा जाता है। जो कोशिका छोटी बनती है उसे पोलर सेल कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे ध्रुवीय कोशिकाओं में भी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, जिसके फलस्वरूप दो ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये तीन ध्रुवीय कोशिका अर्थात अंड जनन की क्रिया में, अंड जनन की क्रिया में ध्यान से सुनिएगा, अंड जनन की जो क्रिया होती है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक तो अंडाणु का निर्माण होता है और तीन ध्रुवीय कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, एक अंड कोशिका का निर्माण होता है, तीन किनका निर्माण होता है? ध्रुवीय कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। पोलर सेल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है भैया, अब मैं आपसे बात यहां पर करना चाहूं तो वो सुनिएगा। तीन ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, एक अंडाणु कोशिका का निर्माण हो गया है। ठीक है, अब आपसे सवाल अगर ये पूछा जाए, यदि 100 प्राथमिक oocyte की कोशिकाएं हैं, 100 प्राथमिक oocyte की कोशिकाओं से कितने अंडों का निर्माण होगा? तो आप देखें एक प्राथमिक oocyte से एक ही अंडा बन रहा है। ठीक है, एक ही oocyte यानी कि 100 प्राथमिक oocyte से कितने बन रहे हैं? यहां पर 100 अंडे बनेंगे। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि 100 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाओं से कितने अंडे बनेंगे, तो वहां पर भी कितने बनेंगे? 100 ही बनेंगे। ठीक है, या आपसे फिर ये पूछा जाए कि 100 प्राथमिक oocyte की कोशिकाओं से, ठीक है, 100 प्राथमिक oocyte की कोशिकाओं से कितने, ठीक है, 100 प्राथमिक oocyte की कोशिकाओं से कितने ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होगा? ठीक है, तो यहां पर कितनी होगी? 100 ही बनेगी। परंतु अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 100 द्वितीय ध्रुवीय कोशिकाओं से कितनी ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो यहां पर कितना होगा? 200 होगा। ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि 100 प्राथमिक oocytों से अंडे के निर्माण की क्रिया के दौरान कितने ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होगा, तब 300 होगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं अंड जनन की क्रिया को। आपको मैंने बताया कि अंड जनन की क्रिया जो होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है: गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन अवस्था। पहला हो गया आद्य जनन कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है,
ये विभेदित होती है, जिसके फलस्वरूप उगोनिया की कोशिकाओं का निर्माण होता है, अंड मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है या अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें निरंतर समसूत्र विभाजन होता है, जिससे अनेक उगोनिया का निर्माण हो जाता है, यानी कि यहां तक गुणन अवस्था कहलाएगी। इनमें केवल एक उगोनिया की कोशिका ही अंडजनन की क्रिया में भाग लेती है, शेष उगोनिया की कोशिकाएं क्या हो जाती है, पुटक कोशिका या पोषक कोशिकाओं में चेंज हो जाती है। देखिए, ये वृद्धि प्रवस्था में हमने बात की थी कि केवल ये उगोनिया की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव या निक्षेपण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या है, इसके आकार और आकृति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी वृद्धि प्रवस्था में क्या है, योग का निर्माण होता है। योग की उपस्थिति के आधार पर वृद्धि प्रवस्था दो प्रकार के होते हैं, प्रोविटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। प्रोविटेलोजेनेसिस हमने आपको बताई, इस प्रवस्था में जो उगोनिया की कोशिका होती है उसके आकार और आकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात जो प्राथमिक ओसाइट की कोशिका होती है उसमें आकार और आकृति में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है, साथ में लैम्ब ब्रुश आकार के गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। विटेलोजेनेसिस प्रवस्था में क्या होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि विटेलोजेनेसिस अवस्था के अंदर जो उगोनिया की कोशिका जब प्राथमिक ओसाइट में बदलती है तो उस दौरान क्या होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संचय होता है, और वो सारे पदार्थ जो होता है वो योग में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रवस्था को विटेलोजेनेसिस प्रवस्था कहते हैं। प्राथमिक ओसाइट की जो कोशिका होती है उनमें अर्धसूत्र विभाजन होता है, यानी कि ये परिपक्व अवस्था स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जैसे प्राथमिक ओसाइट की कोशिकाओं में अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट होगा तो एक कोशिका बड़ी बनेगी, जो कोशिका बड़ी बनती है उसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, और दूसरी कोशिका आकार में छोटी बनती है उसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की कोशिका में जब अर्धसूत्र विभाजन होता है तो अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, साथ में ध्रुवीय कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात अंडजनन की क्रिया के दौरान एक अंडे का निर्माण होता है और 3 ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये ध्रुवीय कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, ये ध्रुवीय कोशिकाएं जो होती हैं ये जनन की क्रिया में भाग नहीं लेती हैं और कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए, अभी हमारा अंडा बना है, अंडाशय के अंदर बना है, अब वो अंडाशय के अंदर कई लेयरों का निर्माण होगा, ठीक है, वहां पर थीका का निर्माण होगा, द्वितीयक फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, और उनके फॉर्मेशन होने के बाद टर्सरी जो फॉलिकल होती है वो ग्राफियन पुटिका में चेंज होगी, और ग्राफियन पुटिका के बाद अंडाशय से अंडा क्या होता है, बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हर महीने में 28वें दिन क्या होता है, मादाओं के अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, और अंडोत्सर्ग की क्रिया के पश्चात अंडा अंडाशय से निकल करके अंडवाहिनी का जो सबसे निचला भाग होता है, इन्फेंडिबुलम वाला भाग होता है, उस पक्षांबी ग्रंथ वाला भाग होता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।